नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए पेपर फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्नों की आज हम बात करने वाले हैं और पेपर है हमारे पास 2011 का। तो 2011 के अंदर किस प्रकार के शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न पूछे गए थे, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे ही प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 जून को अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आपको आरपीएससी का लेवल भी पता चल जाएगा कि कितनी की गहराई तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टोटल 15 प्रश्न आएंगे। इस 15 प्रश्न में से 7 प्रश्न आपके प्रबंधन के आएंगे, शैक्षणिक प्रबंधन के, और लगभग 7 से 8 प्रश्न की बात करेंगे तो मनोविज्ञान के डाले जाएंगे। तो आपको जो है आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, हो सकता है आपके प्रश्न रिपीट हो जाए। ठीक है, तो हम सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हैं 2011 से लेकर 2024 तक हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग के और संस्कृत शिक्षा विभाग के, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जो साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच पाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड के जो साथी तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सेकंड ग्रेड के जो साथी तैयारी करें हैं उनके लिए तो एक रिवाइज है। माना कि आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रखी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप तैयारी कर रहे हैं और प्रश्नों का लेवल किस प्रकार से आता है। तो आज के सेशन में हम बात करते हैं, सभी अच्छे तरीके से जुड़े रहें और कमेंट करते रहें प्रश्नों का। तो 2011 के पेपर की हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे, क्योंकि थोड़ा 2011 के अंदर लेवल था वो थोड़ा सा सरल था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर हुए आगे तो लेवल थोड़ा कठिन होता जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, चेतना का अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान, मस्तिष्क का अध्ययन है, मानव व्यवहार का, और आत्मा का अध्ययन है। तो इसका आंसर की बात करूंगा सबसे पहले मैं, मानव व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान। ये किसने कहा, अब ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मानव व्यवहार की हम बात करें 20वीं सदी की बात करेंगे। किस सदी की? 20वीं सदी के अंदर व्यक्ति आते हैं, वॉटसन है, मैकडूगल है, थॉर्नडाइक है, पावलाव है और स्किनर है। इन्होंने इसी मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? व्यवहार का अध्ययन। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या करना है? मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। दूसरा, अब हम बात करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले हम लगेंगे आत्मा से। आत्मा से लगेंगे 16वीं शताब्दी, 16वीं सदी से, 16वीं सदी से लगेंगे। इसमें व्यक्ति थे अपने अरस्तु व प्लेटो। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि दूसरा आता है कि मन व मस्तिष्क का अध्ययन किसने कहा? बात आ गई अब 17वीं सदी की। 17वीं सदी में व्यक्ति आए पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, जॉन लॉक, होब्स, लिबनी और हिप्नोजी। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मन व मस्तिष्क का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास रह गया चेतना। उसके बाद में आई चेतना, और चेतना कब आई? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में चेतना आई और इसमें थे विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, जेम्स सल्ली थे और टिचनर थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का अध्ययन है। ये थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक। और इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चेतना का मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन किसने कहा था? 4 ऑप्शन में मिलेंगे और एक ऑप्शन अलग आपको आत्मा का अध्ययन वाला डाल दिया जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसके आंसर की सही बात करेंगे तो मानव व्यवहार ही क्या है? मनोविज्ञान है। अब प्रश्न बनता है कि आधुनिक, सीधा पूछे आपको कि मनोविज्ञान के जनक, सीधा प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान के जनक की हम बात करेंगे तो मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु व प्लेटो। अरस्तु व प्लेटो हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक लगते ही आपको याद रखना है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आ जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं विलियम वुंट को। ठीक है, विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में
अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ये आपको याद रखना है और आपने पढ़े होगी कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियां इसमें प्रयोग में ली जाती है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर थे, कोहलर थे, वुडवर्थ थे, वॉटसन थे। बताइए भी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले व्यक्ति थे कोहलर। कौन थे? कोहलर थे। ये आपको याद रखना है, कौन से व्यक्ति थे? कोहलर थे। अब कोहलर की बात करें तो ये किस सिद्धांत के अंदर आ जाते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर आ जाते हैं। ये किस सिद्धांत के अंदर? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। और ठीक है, जिसके अधिगम के अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, इस गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करेंगे तो मैक्स वर्दीमर थे। ठीक है, ये याद रखना है। और कोहलर का भी गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी बात करें, इस सूझ के सिद्धांत के अंदर 5 जो है प्रत्यय दिए गए हैं, वो याद रखने हैं। सूझ के सिद्धांत की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले लक्ष्य, दूसरा बाधा, और तीसरे की बात करेंगे तनाव। ठीक है, और चौथे की बात करेंगे संगठन। ये सारे के सारे बिंदु याद रखने हैं आपको। और पांचवा आ जाएगा पुनरुत्थान। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन की बात करें कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और इसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये भी गलत है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। फिर घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर। अब इस कथन की बात करें, ये उदाहरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है वो कौन सा हो जाएगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक कौन है? व्यवहारवादी के अंदर आते हैं। तो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। कौन सा? थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक ने नियम बताए हैं, जिसमें नियम है ये कौन से नियम का उदाहरण है? तत्परता का। ठीक है, तत्परता का नियम ही इस प्रश्न का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है ये उत्तर है जो घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक तत्परता नहीं होगी हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तत्परता के नियम को वुडवर्थ ने कहा कि इसे मानसिक तैयारी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वुडवर्थ ने किसे मानसिक तैयारी कहा है, किस नियम को? थॉर्नडाइक को। तो तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था, प्रभाव व परिणाम का नियम दिया था। ठीक है, जिसमें प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहते हैं। अगली बात करें तो अंशिक नियम, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में करना। सीधी सी बात करें तो पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, फिर साहचर्य परिवर्तन, ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम अपनाएंगे। आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक का कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों को बांट कर करेंगे। फिर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो प्रलोभन का नियम इसमें शामिल नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा हम नहीं अपनाएंगे, वो नहीं अपनाएंगे, प्रलोभन का नियम अपनाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? RM गेने, वर्दीमर व अन्य, BS ब्लूम, BF स्किनर। इसका आंसर बताइए। समग्रता के सिद्धांत का नियम किसने दिया था? तो वर्दीमर व अन्य ने यह सिद्धांत दिया था, याद रखना है आपको। ठीक है, और हम RM गेने की बात करें तो इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कितने? 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत इन्होंने दिया था। गेने के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? RM गेने के द्वारा दिया गया। BF स्किनर की बात करें, इनका सिद्धांत आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
देखिए अभी रीट का पेपर हुआ था, उस रीट के अंदर जो है इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे गए थे कि समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। इन्होंने जो है अभी पैटर्न चेंज किया और इस पैटर्न के अंदर उन्होंने सीटेट के जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं विशेषता से, प्रकृति से, उस प्रकार के प्रश्न डाले गए थे, न कि ऐसा था कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ऐसा प्रश्न एक भी नहीं था। उन्होंने जैसे प्रश्न है, जैसे हम बात करें कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो उसकी प्रकृति पूछी, उसकी विशेषताएं पूछी कि इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल है, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो अब ये प्रश्न तो पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा, यानी आरएस थ्योरी। ठीक है, आरएस थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर की बात करेंगे 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बालक अपने व्यवहार की जो है सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? सबसे पहले शेषवावस्था होती है 0 से 5 तक। ठीक है, शेषवावस्था 0 से 5 तक। बाल्यावस्था की बात करें 6 से 12 वर्ष तक आ जाएगी बाल्यावस्था। फिर यहाँ पे किशोरावस्था, ये आ जाएगी 12 से 18। उसके बाद में प्रौढ़ावस्था जितनी भी है, ठीक है, लास्ट लगभग 60-65 तक। तो ये आपको याद रखना। और इसका आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था हो जाएगा, जो कि 12 से 18 वर्ष तक इसे माना गया है। और इसी को हम कहते हैं टीन एज के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं टीन एज कहे जाते हैं। इसमें ही सामाजिक स्वीकृति, आत्म सम्मान की भावना, आत्म स्वीकृति की भावना, समस्या की अवस्था, इसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। एक याद रखना है, ये होती है एक प्रकार की अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है किशोरावस्था के अंदर। इसे संक्रांति काल भी कहा जाता है। इसी के अंदर तार्किक चिंतन का विकास होता है। तार्किक चिंतन का, समूह का महत्व, जैसे वीर पूजा है, समाज सेवा है, धार्मिक चेतना है, नेतृत्व की भावना ज़्यादा होती है, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं इसे किशोरावस्था के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। धार्मिक चेतना है, जैसे समाज सेवा है, आप कहीं जागरण हो तो वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनको खाना खिलाते हो, वहाँ पे सेवा करते हो। तो इस प्रकार की जो है ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर होती है। निम्नलिखित में से एक प्रश्न आता है कि एक तो इसमें शेषवावस्था के अंदर याद रखना, एक तो इसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाएगा। ये प्रश्न बनता है कि सामाजिकता का अभाव, और दूसरा नैतिकता का अभाव जो है इसमें पाया जाएगा, शेषवावस्था के अंदर पाया जाएगा अभाव। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, समय अपने में रहना, दूसरा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। अब ये प्रश्न कहाँ से दिया इन्होंने? समायोजन से। टॉपिक है आपका समायोजन, और दूसरा है कुसमायोजन। तो समायोजन से ये जो है कुछ विधियां हैं जहां से प्रश्न बना है। अंतर्मुखी व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा कि समय अपने में रहना। क्या हो जाएगा? समय अपने में रहना। प्रक्षेपण की बात करेंगे तो अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी बिल्कुल सही है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसी युक्तिकरण को औचित्य विधि भी कहते हैं, तर्क संगतिकरण भी कहते हैं, यानी बहाने बनाना, सीधी सी बात है। ठीक है, युक्तिकरण। जैसे मान लीजिए अभी रीट के अंदर पद कम है तो आप कहोगे यार इसमें रीट के पद कम है, हम ऐसे करते हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। ठीक है, या कहेंगे कि रीट के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे। अब तो किसी भी करके किसी भी युक्ति से अलग हो जाना। ठीक है, युक्ति को अपना कर। तो ये समायोजन की सारी विधियाँ, इसमें 3 नंबर बिल्कुल जो है सही नहीं होगा, युक्तिगत। प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना, प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना। 50 नंबर, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, उभयमुखी या शून्यमुखी। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जूंग ने, आपको पता है, उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर व्यक्ति बताए थे, एक तो बहिर्मुखी व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्ति और उभयमुखी व्यक्ति। अब इसका आंसर होगा कि एकांत में विश्वास रखने वाला कौन सा होगा? अंतर्मुखी यानी समय वाला। इसमें क्या होता है? एक तो आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, व्यक्ति एकांत प्रिय रहता है, लज्जाशील होता है, तार्किक होता है, संदेही होता है और संकालु प्रवृत्ति का होता है। इस
अंतर्मुखी प्रवृत्ति के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको इनको प्रश्न वर्गों को पढ़ना भी चाहिए। तो इसका आंसर की बात करेंगे 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न आता ही आता है व्यक्तित्व, और ये परीक्षण है व्यक्तित्व के जितने भी। तो इस प्रश्न की बात कर रहे थे, टीएटी परीक्षण की बात करेंगे। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। सबसे पहले तो ये प्रक्षेपण की, व्यक्तित्व के अंदर प्रक्षेपण की क्या है, विधियां, ये प्रक्षेपण की विधियां हैं। ठीक है, टीएटी। टीएटी का मतलब क्या है, इंग्लिश में बात करें तो थेमेटिक, यानी थेमेटिक, और इसकी बात करें अपीयरेंस, थेमेटिक अपीयरेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ज़्यादातर जो है साइकोलॉजी में आप इंग्लिश के वर्ड याद रखो ताकि आप आसानी से कर पाओ। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक, कई बार हिंदी में दे जाता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसी को कहते हैं अपने कथानक। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार सीधा दे जाता है कथानक बोध परीक्षण, कथानक बोध परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तीनों याद रखने हैं। टीएटी यानी थीमेटिक अपीयरेंस टेस्ट हो जाता है। इसमें टोटल हम बात करेंगे 30 कार्ड होते हैं, और ये कितने वर्ष से, 14 वर्ष से अधिक जो आयु के बालक होते हैं, 14 वर्ष की आयु से जो अधिक बालक होते हैं वर्ष के, उनके लिए ये जो है विधि अपनाई जाती है। इसके अंदर कार्ड की संख्या होती है 30। कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं। वैसे 31 होते हैं, लेकिन एक कार्ड को सादा खाली रखा जाता है। इस 30 के अंदर हम बात करें तो 10 होता है लड़कों के लिए और 10 होता है लड़कियों के लिए, फिर 5-5 फिर होते हैं 10 लड़के व लड़कियों के लिए। तो इस प्रकार इनको कार्ड दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो और बाकी कुछ और भी है, जैसे IBT टेस्ट है, सीधा नाम बता देता हूँ, IBT टेस्ट है। ठीक है, जैसे इंक ब्लॉक टेस्ट है, यानी शाही डब्बा परीक्षण भी हरमन रोडसा के द्वारा दिया गया। इसमें 10 कार्ड होते हैं। एक है CAT टेस्ट, CAT टेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं चिल्ड्रन अपीयरेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 चित्र होते हैं, वो भी जानवरों के। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक है SCT यानी सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, ये हो जाता है इसका। दूसरा यानी व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट हो जाता है, यानी इसे कहते हैं वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण। अभी रीट के अंदर इससे संबंधित प्रश्न आया था कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण की विधि एक नहीं है, तो जिसमें 16 PF जो है केटल की विधि नहीं थी प्रश्नावली, बाकी ये दिए हुए थे सारे। फिर परीक्षण का विकास इसका किसने किया था, SCT का पाइन व टेंडलर के द्वारा। एक आती है अपने WAT टेस्ट, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी शब्द साहचर्य परीक्षण। अंग्रेजी का वर्ड याद रखोगे अच्छी तरीके से कर पाओगे। ये परीक्षण दिया था गाल्टन के द्वारा। ये WAT यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट गाल्टन के द्वारा 1879 में दिया गया था। ये सबसे पुरानी प्रशिक्षण विधि है। एक शब्द और रह गया हमारा PFT यानी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट यानी चित्र नैराश्य टेस्ट। ये दिया गया था अपने रोजेन वेग के द्वारा। इसके अंदर 24 कार्टून चित्र होते हैं। ये सारी क्या है, व्यक्तित्व की विधियां हैं। TAT, दूसरा IBT, तीसरा CAT, चौथा SCT, पांचवा WAT और छठा PFT। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है और पढ़ना है। यहां से प्रश्न किसी प्रकार का आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। बुद्धि के समूह कारक यानी तत्व, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है। बुद्धि के समूह कारक पूछा यहां से। ठीक है, थॉर्नडाइक का है, थ्रस्टन का है, स्पीयरमैन का है या थॉमसन का है। तो बुद्धि के समूह कारक की बात करेंगे तो ये थ्रस्टन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, थ्रस्टन का हो जाएगा। और ये थ्रस्टन कहाँ के हैं, अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, और 1938 में इन्होंने बुद्धि के समूह कारक तत्व बताए थे। इन्होंने 7 मौलिक तत्व बताए थे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से बुद्धि के समूह कारक थ्रस्टन के अनुसार एक मौलिक सिद्धांत नहीं है, जैसे आंकिक योजना, बोध या प्रत्यक्षीकरण, गति योग्यता और शाब्दिक या वाचिक योग्यता। इस प्रकार आप पढ़ सकते हो। तर्क संगति है, स्मृति शक्ति है, शब्द प्रवाह है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये 7 मौलिक अधिकार दिए थे इन्होंने, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कारक दिए थे, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राथमिक
मानसिक क्षमताओं का परीक्षण, यानी केवल PMAT टेस्ट पूछा जाए तो ये किसने दिया था, ये थर्स्टन का है। भी याद रख लेना, PMAT प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, यानी 1938 में ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा अपना थर्स्टन। ठीक है, अब बढ़ते हैं। बाकी आप बताइए थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, स्पीयरमैन ने बुद्धि के कौन से सिद्धांत दिए थे, कमेंट में बताइए साथ साथ में। सर्जनशील बाल के यानी क्रिएटिविटी चिल्ड्रन का विशेष लक्षण क्या है, इसमें हम बात करें तो समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। देखिए इसमें 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए सर्जनशील बालक समस्या के प्रति सजग होगा, बिल्कुल होगा। गतिशील चिंतन का भाव नहीं, चिंतन करेगा वो, और समायोजन के प्रति जागरूक होगा। तो इसमें ये नहीं होंगे। ठीक है, नहीं वाले ये नहीं होंगे। और प्रबल जिज्ञासा सर्जनशील बालक के अंदर होती है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, या 3 नंबर। अब प्रश्न देखिए, प्रेरक यानी मोटिव प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन हैं? बड़े गजब का प्रश्न है और ये एग्जाम में छप सकता है। गेट्स व अन्य की परिभाषा है, इसको मस्ट कर लेना और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो प्रेरक, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के मैं आपको बताऊं, अभिप्रेरणा के स्रोत की मैं बात करूं जिसमें प्रेरक रहता है। अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ लेना अच्छी तरीके से, एक प्रश्न आता है। बाकी हम डेली रिवाइज करेंगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा तथ्य के माध्यम से। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा के अंदर सबसे पहले आता है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकताएं। दूसरा होता है चालक, ड्राइव, और तीसरा उद्दीपक, ठीक है, और चौथा होता है प्रेरक। ये पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा का निम्न में से एक स्रोत नहीं है या शामिल है। आवश्यकता, उद्दीपक, प्रेरक, ठीक है, ये आपको याद रखने। आवश्यकता यानी नीड्स, और ड्राइव यानी चालक, और उद्दीपन इन, और प्रेरक यानी इनोवेटिव। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमारा प्रश्न था ये रहा। तो ये हमारा प्रश्न था, इसका आंसर गेट्स व अन्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं मैकडूगल, थॉर्नडाइक, साइमंड्स, एडलर। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। याद रखना है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभी मैंने बताया, आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। तो भौतिक संरचना का बिल्कुल प्रभाव अभिप्रेरणा पर यानी मोटिवेशन पर नहीं पड़ता है। आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण कैसा है उस पर पड़ता है, और जन्मजात पर पड़ता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 2 नंबर। प्रभाव नहीं पड़ता है वो होगा भौतिक संरचना। ठीक है, अभिप्रेरणा की विशेषता की मैं बात करूं तो अभिप्रेरणा एक तो जन्मजात और अर्जित होती है, दोनों याद रखना है। ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। जन्मजात प्लस में क्या होती है? ये अर्जित होती है, ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। दूसरा मनोशारीरिक तथा आंतरिक क्रिया होती है। एक तो भीतरी व बाहरी उद्दीपक शामिल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति का निर्माता कौन है? अब आ गई परियोजना पद्धति, तो ये है किलपैट्रिक की। परियोजना पद्धति किसकी है? किलपैट्रिक है। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या कहलाती है? ब्रेन लिपि। कौन क्या कहलाती है? ब्रेन लिपि के माध्यम से। अंध विद्यालय आपने स्कूल देखे होंगे, तो उसमें ब्रेन लिपि के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है। बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन, कलह करना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्धि परिवार। तो ये तो हो ही नहीं सकते, माता पिता में अनबन यानी कलह रहना। तो इसका आंसर होगा 59 नंबर का आंसर होगा अपने 1 नंबर। डेली की बच्चा आ रहा है स्कूल से, या बच्चा कोई काम करके आ रहा है, तूने ऐसे नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तू पढ़ता नहीं है, तू वो नहीं करता है। मान लो उसने पेपर दे दिया, तो आप मान ले एक आध पर्सन से रह जाता है या पॉइंटों से रह जाता है, तो उसने कोई जानबूझकर तो किया नहीं है भी, उसने जानबूझकर, ठीक है हाँ 1% किया नहीं और रह गया, उसने अपने आप से 100% देता है वो। लेकिन जैसे ही घर पे आता है, तू 1 नंबर से रह गया, तू पढ़ता नहीं है, तू सारा दिन फ़ोन चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है। तो सबसे पहले मैं बात कहूँगा, जितने भी कोई माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चे को जो है बर्डन न रहने दें, उनके ऊपर कोई भी बर्डन न रहने दें, डिमोटिवेशन न करें, और अच्छे तरीके से उन्हें जो है
समायोजन करें। तो बाल अपराध की बात करेंगे तो इसमें माता पिता में अनबन कलह रहना डेली की ये गलत बात है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और आगे चीज़ पढ़ता नहीं है और उसी चीज़ को वो बार बार लेकर अपने मन में घुमाता रहता है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन, अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं, आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं। अभी इसी आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, आत्म प्रत्यय की। अब इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, इन्होंने उत्तर माना 3 नंबर। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश है, उसमें क्या है, इस प्रकार के सारी परिभाषाएं हैं, सिद्धांत है, वो सारे दिए हुए हैं। तो इन्होंने इस प्रकार इसका उत्तर मान लिया 3 नंबर। बाकी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप बताइए, इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, आदतें हैबिट्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। आदतें क्या होती है? केवल अर्जित की जाती है। आदतें केवल जो है अर्जित होती है, ये तो हम मान सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? मूल प्रवृत्तियां वे होती है जो जन्मजात है। आंतरिक बल या प्रवृत्ति जो किसी प्राणी को किसी विशेष तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख है, प्यास है, उसे कहते हैं मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो बुरी आदत आसानी से सरलता से छूट जाती है। अब इस प्रश्न को इन्होंने डिलीट किया है। ठीक है, बाकी आप बताइए, ये तो सही होगा। बाकी आप इनका जवाब दीजिए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका आंसर 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, बाकी आप बताइए। आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, आदत टॉपिक भी पढ़ा है आपने, तो आप भी अपना जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस पर पूरी थ्योरी भी कमेंट में लिख सकते हो। इससे संबंधित जितनी भी आदत से संबंधित विशेषताएं हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ये है साइकोलॉजी के 20%। उसके बाद में राजस्थान जीके के प्रश्न आ जाएंगे। तो इस प्रकार डेली हम जो है साइकोलॉजी के प्रश्न निकालेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, रीट के लिए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आप साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, तो आप अच्छे तरीके से उनका अध्ययन कर पाओगे और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। और मैं आपको तथ्य के साथ बताऊंगा ताकि आपके अन्य भी टॉपिक याद हो जाए और आपको पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो कल हम बात करेंगे अगले पेपर 2012 की, उसमें 20 प्रश्न पूछे गए, उसकी हम चर्चा अच्छे तरीके से करेंगे। और इसी प्रकार जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में जवाब देना ना भूलें, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं अच्छे तरीके से आप लिखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।